स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चंद्र गहना से लौटती बेर ये काव्य खंड पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे। तो काव्य खंड जो है हमारा ये चंद्र गहना से लौटती बेर, ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की लिखी हुई है। तो केदारनाथ का अग्रवाल का जो हमारा जीवन परिचय है उसमें वो देखिए क्या बताया गया है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो क्या है, पेशे से वकील हैं। उनका तात्कालिक जो साहित्य था वो आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ था, गहरा उनका जुड़ाव था। सन 2000 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। कौन कौन सी? नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार, खरी खरी। ये क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हुई, काव्य कृतियां हुई। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जो बुंदेलखंडी समाज का क्या है, उनके जीवन में अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में ये उनका अभिव्यक्त हुआ है। तो उनकी जो भाषा है वो कैसी रही है, लोग भाषा के निकट लाते हैं। इसमें प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के साथ क्या बताया गया है, गहन अनुराग व्यक्त किया गया है कि वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, बेर का मतलब क्या है, चंद्र गहना से लौटते समय। तो इसमें क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के साथ गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश जो है वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है जो क्या करती है, साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य को देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच, तेज गति के बीच अपनी संवेदना में वो सुरक्षित रखना चाहती है। तो यहाँ इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया गया है, वो इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इस कविता का हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देख आया चंद्र गहना। कवि जो केदारनाथ है वो क्या कह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया चंद्र गहना से लौटती बेर। बेर का मतलब क्या होता है, समय। जब मैंने आपको अलंकार पढ़ाया था, यमक अलंकार, उसमें ये शब्द आया था कि 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। तो बेर का एक तो खाने वाला बेर और एक बेर का होता है समय। तो यहाँ बेर शब्द किसके लिए आया है, समय के लिए आया है कि चंद्र गहना से लौटते समय। कवि ये कविता इसकी कल्पना कर रहा है, क्या बता रहा है, कवि क्या कहता है, देख आया चंद्र गहना, कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर आ गया हूँ, वहां से आया है वापस। देखता हूँ दृश्य अब मैं, दृश्य मतलब क्या होता है, नजारा। अब कवि उस नजारे को देखता है, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। रास्ते में खेत खलियान को जो देखता है, प्रकृति का दृश्य देखता है, तो वो एक खेत की किस पर, मेड़ पर, जो एक ऊंचा स्थान होता है, डांड होती है, वहां बैठ जाता है और क्या कहता है कि यहाँ पर मैं अकेला बैठकर और ये जो प्राकृतिक जो दृश्य है, नजारा है, उसको देखना चाहता हूँ। कवि कहाँ से आया है, चंद्र गहना नामक स्थान से आया है वापस, और अब वो वहां पर खेत की मेड़ पर बैठ जाता है और प्रकृति का दृश्य देखते हुए कहता है, क्या कहता है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर। अब कवि जब वहां बैठता है तो खेत के अंदर चने का पौधा उसे दिखाई देता है। चने के खेत के पास मेड़ पर वो बैठा है, तो क्या कह रहा है, चने का पौधा कैसा होता है, एक बालिश्त भर का, एक बालिश्त का, किसका होता है, बालिश्त होती है बिलान, जो एक हाथ की होती है। तो क्या कहा, यह हरा ठिगना चना, ठिगना का मतलब क्या होता है, नाटा, बोना, छोटे घर का। चने का जो
पौधा है वो छोटा है, ठिगना है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल। अब हरे रंग का चना है, उसके सर पर गुलाबी रंग के फूल आ रहे। तो कवि ने क्या कहा, मुरेठा क्या होती है, पगड़ी, सर पर जो पगड़ी बांध लेते हैं, साफा बांध लेते हैं। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे दूल्हा जब सजकर ब्याह मंडप में, ब्याह में जब दूल्हा सजता है तो वो अपने सर पर मानो उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो। तो क्या कहा है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, हरे रंग का चने का पौधा है, ठिगना है, छोटे कद का है और उसने अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है। गुलाबी रंग के फूल उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो सज धज कर खड़ा है और उसने अपने सर पर गुलाबी पगड़ी पहन रखी। आगे बीच में अब क्या है, आगे ये खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए है तुम हृदय का दान। अब ऊपर तो कवि ने क्या होता है, चने के पौधे का वर्णन किया है। अब यहाँ पर अलसी के पौधे का वर्णन किया है कि जो चने का पौधा है उसके पास ही क्या है, पास ही मिलकर उगी है। उस चने के पौधे के पास ही एक अलसी का पौधा उगाया है, अलसी जिसको तीसी भी बोलते हैं। वो कैसी है, देह की पतली, कमर की लचीली। वो पौधा बिल्कुल पतला है, वो हवा के चलने से, हवा के झोंके से बार बार गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या कहा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, हठीली का मतलब जिद करके, मानो कि वो अलसी का पौधा है, वो जिद करके हठ पूर्वक उसके पास उग आया है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और अब अलसी के पौधे पर किस रंग के फूल आ रहे हैं, नीले रंग के फूल आ रहे हैं। कह रही है जो छुए है दूध हृदय का दान उसको। और वो अलसी का पौधा क्या कह रहा है कि जो भी मुझे छुएगा उसे मैं अपना दिल, अपना हृदय न्यौछावर कर दूंगी, दान कर दूंगी। यहाँ अलसी को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है कि नायिका है वो क्या कह रही है कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसे अपना दिल, अपना हृदय उस पर न्यौछावर कर दूंगी। मानो यहाँ पर वो अलसी का जो पौधा है वो जिद करके हठ पूर्वक उस चने के पौधे के पास ही उगाया है, यहाँ पर उगने की जिद कर। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अब कवि ने यहाँ पहले चने के पौधे का वर्णन किया, फिर अलसी के पौधे का वर्णन किया। अब कवि देख रहा है सामने ही सरसों का खेत। तो कवि क्या कह रहा है, और सरसों की न पूछो। और क्यों लगाए हैं, क्योंकि इनसे पहले चने और अलसी का वर्णन कर चुका है। तो कवि कह रहा है कि अब इसके बाद अब आप सरसों की सुनिए। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी क्या होता है, जब बच्चा समझदार हो जाता है, जवान हो जाता है। तो और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में बधाई। क्या है कि सरसों पककर तैयार हो गई है, पीले पीले रंग के सरसों है, फसल पककर तैयार हो गई है। तो यहाँ मतलब क्या है कि वो कटने के लिए तैयार है। जैसे लड़की जब जवान हो जाती है तो उसकी शादी के लिए उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं। हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, शादी कर देना, मुहावरा है ये हाथ पीले करना। तो इसमें क्या है, हाथ पीले कर लिए हैं तो मान लो उसके वो शादी के लिए तैयार है, ब्याह मंडप में पधारी। और वो सज धज कर, जैसे जवान लड़की जब शादी करते हैं तो सज धज कर वो मंडप में पधारती है। और क्या होता है, फाग गाता मास फाग, फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन में क्या गाए जाते हैं, फाग के गीत गाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है कवि कि और फाग गाता मास फागुन, फाल्गुन का महीना है, इसमें फाग के गीत गाए जा रहे हैं कि लड़की की शादी में गीत गाए जाते हैं। तो उसी तरह से सरसों की जो फसल है वो
पककर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कटने के लिए तैयार हो चुकी है और ऐसी लग रही है जैसे उसने अपने हाथ पीले कर लिए हों और वो सज धज कर ब्याह के लिए, शादी के लिए मंडप में पधार चुकी है। तो यहाँ इस कविता में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया जा रहा है कि प्रकृति का मनुष्य के साथ वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ सरसों इधर जवान लड़की के साथ है, इधर अलसी का पौधा है, नायिका का वर्णन किया गया है, यहाँ चने का पौधा है तो वो क्या है, दुल्हे की तरह बताया गया है, सज धज कर। अब है आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं बैठकर खुद ही मेरे सामने शादी हो रही है, स्वयंवर रचा जा रहा है, स्वयंवर हो रहा है। और जो प्रकृति का जो अनुराग है, अनुराग का क्या होता है, जो प्रेम है वो क्या है, हिल रहा है, उसका अंचल हिल रहा है। इस विजन में, विजन क्या होती है, इस सुनसान जगह में, कभी अकेला है वहां पर, तो इस विजन में दूर व्यापारिक नगर सी प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी है। अब कवि क्या कह रहा है कि वो वहां अकेला बैठा है, सुनसान जगह है, तो वहां इस विजन में, इस सुनसान जगह में, और जो व्यापारिक शहरी नगर से दूर है ये गांव का जो प्राकृतिक जो नजरिया है, वो कवि देख रहा है। तो क्या कह रहा है कि वो व्यापारिक नगर से जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने व्यापार में लगे रहते हैं, तो वो प्रेम भाव को भूल जाते हैं। तो उससे क्या है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, तो उस शहरी क्षेत्र से जो हमारी गांव की भूमि होती है वो अधिक प्रिय होती है, उपजाऊ होती है। अब कवि क्या कह रहा है, वहां बैठा है तो कवि कल्पना कर रहा है कि मानो उसके पैरों के तले एक पोखर है, एक छोटा सा तालाब है। पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब। उठ रही इसमें लहरियां, अब जैसे पानी में लहरें उठती हैं, तो कवि को लग रहा है कि उसके पैरों के तले एक छोटा सा तालाब है, पोखर है, और उसमें पानी की जो लहरें, पानी वो हिलोरियां, उसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है, और उसके नीले तल में भूरे भूरे रंग की घास उगी हुई है, और वो घास भी हवा के चलने से, पानी की लहरों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें भी लहरें उठ रही हैं, और वो घास हवा के कारण लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में, नीचे गले के दांत। अब कवि क्या कर रहा है, कवि वहां बैठे बैठे कल्पना, तो कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कल्पना कर रहा है, वास्तविकता नहीं है कि हम ये सोचे कि वहां तालाब है, ऐसे बगुला है, पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। कवि कल्पना कर रहा है वहां बैठे बैठे, तो कवि सोच रहा है। अब कवि ने इतना वर्णन कर दिया, उसके बाद क्या कह रहा है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चकमका। कवि सायंकाल के समय आया है वहां वापस, तो चंद्रलेना से लौटते समय सायंकाल का समय हो जाता है। तो सायंकाल को क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो लालिमा होती है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य की जो लालिमा है, वो जो पानी में उसकी किरणें आती है तो एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, जब पानी के अंदर सूर्य की किरणें गिरती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा उस पानी के बीच में खड़ा हुआ है, और उसको देखकर कवि की आंखें चकमकाना, चकाचौंध हो जाती हैं आंखें उस परछाई को देखकर। उसमें जो वो एक प्रतिबिंब बनता है, तो पानी की लहरों में वो इस तरह से होता है कि कवि की आंखें हैं वो उसको देखकर चौंध लिया जाती हैं, चकमका जाती हैं। कई पत्थर किनारे, अब तालाब के किनारे क्या है, कई पत्थर हैं,
वो भी ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप वहां खड़े खड़े उस तालाब का, उस पोखर का पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, अब पता नहीं उनकी प्यास भी बुझेगी या नहीं बुझेगी, कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और वहां पर उस तालाब के पानी में चुपचाप एक बगुला भी खड़ा है वहां पर। उसने अपनी टांग को, अपने पैर को उस जल में डुबो रखा है, और उसका ध्यान कहाँ है। देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब क्या होता है, मछली, कि वो एकाग्रचित होकर, उसका ध्यान इस तरह से है कि वो जल के अंदर चुपचाप एकाग्रचित होकर उस जल में मछली को देखता है और ध्यान निद्रा त्यागता है। वो अपना ध्यान एकाग्र करके वहां जो निद्रा, अपनी निद्रा को त्याग देता है, छोड़ देता है, और चुपचाप चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, कि मानो वो झट से तुरंत उस मछली को पकड़ लेता है और उसको चुपचाप अपने गले के नीचे उतार लेता है, चट कर जाता है, उसे खा जाता है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर इनकी कल्पना की है। तो इसमें क्या क्या बताया है कि सबसे पहले कवि ने बताया है कि एक छोटा सा हरे रंग का चने का पौधा है, उसका वर्णन किया है। हरे रंग का पौधा है, कितना है वो, एक बालिश्त, बालिश्त क्या होती है, एक बिलांद का छोटा नाटे कद का बोना है, और उसके सर पर किस रंग के फूल आ जाते हैं। चने का पौधा आपने देखा होगा कैसा होता है, हरे रंग का होता है, और उसके ऊपर गुलाबी गुलाबी रंग के फूल आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो दूल्हे ने अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी। दूसरे उसमें क्या बताया गया है, इसमें काव्य में, इस काव्यांश में क्या बताया कि उसके पास ही, चने के पौधे के पास एक अलसी का पौधा, वो जो हट करके चुपचाप वहां पर उगाया है। उसको नायिका के रूप में बताया है कि जैसे नायिका जिद करके अपने प्रेमी को पाने के लिए, नायक को पाने के लिए हठ पूर्वक उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, और वो अलसी का पौधा है, वो हवा के बार बार आने से, झोंके से क्या करता है, बार बार गिरता है, फिर उठ जाता है। तो उसका अठीलीपन का, जिद्दीपन का उसमें वर्णन किया गया है कि वो जिद करके वहां पर खड़ी हो गई। उसके बाद कवि ने सरसों के पौधे का वर्णन किया है कि सरसों की फसल है वो पककर तैयार हो गई है। तो उसका किससे वर्णन किया है कि जैसे जवान युवती होती है, शादी के लिए ब्याह मंडप में आ जाती है, उसके हाथ पीले करने के लिए स्वयंवर में लाया जाता है, उसी तरह से सरसों की फसल भी पककर पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है, कटाई के लिए तैयार है। फिर क्या बताया है कि चांदी का एक तालाब का, उसमें पोखर का वर्णन किया गया है कि उसमें भी पानी की लहरें उठ रही हैं, और भूरे भूरे रंग की घास पानी में क्या कर रही है, हिलोरे ले रही है। और इस काव्यांश में क्या बताया है कि जब सूर्यास्त का समय है तो सूर्य की लालिमा जब पानी में गिरती है तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब ऐसा बनता है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंबा उस पानी के बीच में खड़ा हो, और जब कवि उसको देखता है तो उसकी आंखें चकमका जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या कहा है कि उस बगुले का ध्यान भी एकाग्रचित है, कि वो उस पानी में एकाग्रचित होकर अपना ध्यान इधर उधर से हटा लेता है, और उसका ध्यान लगातार मछली के ऊपर रहता है, और वो उसको पकड़कर झट से अपनी चोंच में दबाकर उसको गले के नीचे डाल लेता है। तो इस तरह से इसका पूरा इसमें वर्णन किया गया है प्रकृति के साथ। तो आगे का जितना भी रह गया है, बाकी के काव्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक इसको सुनते हुए इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर देने की आप कोशिश करेंगे।